तो आज हम बातचीत करेंगे वर्ण व्यवस्था पे। हम देखते हैं कि जितने भी ये यूरोपियन कंट्री हैं और जो ये अमेरिका और सारे के सारे और दूसरे जो मुल्क हैं, ये इस्लामिक मुल्क भी हैं और जो कन्वर्जन वाले लोग यहाँ पे धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं, वो भी हमेशा भारत को और इसकी संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को बदनाम करते रहते हैं जाति के नाम पे, जाति व्यवस्था के नाम पे। तो हमारे यहाँ जो 4 वर्ण हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसका ये हवाला देते रहते हैं कि यहाँ पे तो पहले से ही जो है जाति व्यवस्था थी और ये शूद्रों के साथ बड़े अत्याचार करते थे। तो ये कहते हैं कि जो शूद्र हैं, जन्म से हर व्यक्ति, शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई हैं, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, क्योंकि उसको शूद्र का मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट बेस्ड होता है, जो रिक्वायरमेंट पे ही फोकस, जैसे बच्चे को कभी खाना चाहिए, कभी उसको कोई और अटेंशन चाहिए, तो इस तरह की वो हर व्यक्ति ही होता है। उसके बाद उसका कैसे विकास किया जाता है, वो आगे जो है ब्राह्मण जैसे ज्ञान से संबंधित है, और इसी तरह क्षत्रिय है जैसे वो शस्त्र से उसका काम है, हथियारों से लड़ने का काम है, डिफेंस का काम है। इसी तरह वैश्य का काम खेतीबाड़ी और बाकी कारोबार करना है, और शूद्र का काम बाकी जो समाज के और जो दूसरे काम हैं उस तरह के काम है। जहाँ तक हम इतिहास की बात करें तो ऋषि वाल्मीकि का तो सभी ने देखा होगा। भगवान राम के जो पुत्र थे लव और कुश, उनको उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी थी। तो शस्त्र में तो देख ही लिया होगा कि भगवान राम की खुद की सेना को उन्होंने किस बुरी तरह से परास्त किया था, और उसके बाद शास्त्रों में भी वो इतने ही निपुण थे। तो ऋषि वाल्मीकि एक साधारण परिवार से वो ब्राह्मण हो गए थे, सभी को ही पता है, क्योंकि ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। तो जो ज्ञान में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो जैसे मेरिट का हम देखते हैं कि जो यूपीएससी का क्लियर कर जाता है आईएएस का, तो आईएएस बन जाता है, वो किसी भी जाति का हो। और इसी तरह वो चाहे किसी भी कहने को बड़ी जाति के कुछ भी हो, अगर वो किसी का छोटे पद के लिए ही क्वालिफाई करता है, किसी चतुर्थ श्रेणी के लिए, तो चतुर्थ श्रेणी ही लगता है। तो उस वक्त भी ऐसा ही था, क्योंकि बड़ा ज्ञान का काम था। जो ज्ञान की दृष्टि से आगे जाते थे वो ब्राह्मण वर्ग में शामिल हो जाते थे, और जरूरी नहीं है कि उनके पुत्र उसी वर्ग में हों। पहले वर्ण व्यवस्था जाति मूलक नहीं थी, और बाद में भी जो जाति मूलक हुई उसका कारण किसी तरह का भेदभाव से मतलब नहीं है। उसका मतलब है ट्रेड से। जाति का मतलब ट्रेड है, क्योंकि गांव में देखते हैं, हम भी देखते थे गांव में कि कोई सुनार का काम करता है, सोने का काम करता है, तो सुनार तो ट्रेड हुआ ना उसका। अगर कोई कारपेंटर का काम करता है तो तरखान या खाती जैसे बोलते हैं उत्तर भारत में। इसी तरह कोई लोहार का काम, लोहे का काम करता है, लोहे से संबंधित सीधा सीधा लोहार का काम है। इसी तरह जो बाकी कुम्हार का काम है, पोटरी का काम है, वो उसका व्यवसाय है। तो जाति मतलब ट्रेड, वो फिर खानदानी वो चीजें आगे चलती रहती थी और परफेक्शन भी उनकी होती रहती थी। इसलिए उनका एक जो आत्मनिर्भर गांव होता था, क्योंकि जैसे गांव, जब भी कोई बुजुर्ग गांव बसाता था, एक नगर खेड़ा होता है यहाँ उत्तर भारत में आप देखोगे, तो वो जब गांव बसाता था बुजुर्ग, तो सभी जातियों के लोगों को इकट्ठे लेके आता था, क्योंकि वहां पे उनको, जैसे तेली है उसका काम तेल से होता था, इसलिए वो तेली जाति। इसी तरह लोहार से काम, खेतीबाड़ी के काम जो औजार हैं लोहे के, वो उनसे करवाने पड़ते थे। इसी तरह जो कारपेंटर हैं उनसे दूसरे काम करवाने पर, हल्के काम, लकड़ी का काम कराना पड़ता। तो सबको मिला के जो है पूरे गांव को अलग अलग जाति के लोगों को लाके बसाया जाता था। और दूसरा, ऐसे ही गांव में एक बार मेरे चाचा थे, उनसे कुछ बात हो रही थी, कोई उन्होंने नशे पे कोई बात चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि गांव में 2 ही आदमी जो है नशा, जो अफीम है, खासकर अफीम खाते थे, वो अफीम जो पुगा सकते थे, अफीम का खर्च वहन कर सकते, 2 ही आदमी थे। मैंने पूछा कौन? एक तो उन्होंने एक जमींदार का नाम लिया, एक जाट थे कि वो करते थे, उनके पास पैसा था, खानदानी जमीन भी अच्छी थी, चलो मान ली उनकी बात। मैंने जब उनसे पूछा कि दूसरे उन्होंने बताया कि वो किसी का नाम लिया कि जो चमड़े का काम करते थे, चमार थे, वो दूसरे वो थे। मैंने कहा वो तो गरीब होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो जूतियां बनाते थे, तो जूतियां जो पुराने जमाने की आज़ादी के वक्त की बात थी, शायद 2 रुपए में जूती आती, तो कहता था हमेशा उनके पास कैश पैसे रहते थे जिससे वो अफीम को खरीद सकते थे। अब जो गाँव में जितने भी ये जातियां थी, तो ये सारे जो किसान के साथ जुड़े होते, किसान लाके बसाता था, क्योंकि आपस में एक दूसरे के डिपेंडेंट थे। तो उनको जो है साल में कुछ अनाज दिया जाता था, जो जजमानी सिस्टम उसको कह देते हैं। तो इसके अलावा वो उनकी सर्विसेज के लिए वो अनाज दिया जाता था। अदरवाइज 2 मन या जितना भी होता था, अदरवाइज जो उनकी अपने प्रोडक्ट थे जो तैयार करते थे, उनको अगर खरीदता था तो उसके लिए या तो अलग से अनाज दिया जाता था, या उसके लिए पैसे देने पड़ते थे, कैश पैसे।
तो इसका मतलब यही है कि ऐसा जो है समाज में सभी को अधिकार थे, सभी के पास फलने फूलने का मौका था, कोई भी पैसे वाला हो सकता था। दूसरा, हमारी जो ये संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है। जैसे अब संत रविदास थे, संत रविदास के पास एक मूर्ति थी भगवान राम की, तो वहां के काशी के राजा ने उससे वो मूर्ति मांगी कि अगर ये मूर्ति दे दो तो मैं आपकी जो झोपड़ी है सोने की भर दूंगा। तो संत रविदास ने उसको मना कर दिया उनको कि मेरे पास जब राम नाम है तो मैंने माया का क्या करना है, मेरे किस काम की माया। तो हमारी जो संस्कृति है ये त्याग की संस्कृति, जो शोषण की बात करते हैं और दूसरी बातें करते हैं, वो सिर्फ अंग्रेजों के समय में 1857 के बाद और उससे पहले भी जो जैसे ही इन्होंने अधिकार किया, सबसे पहले हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए और यहाँ जातियों में डिवीजन करवाने के लिए, इसी तरह हिंदू सिखों में आपस में, और 1857 में तो मुसलमान और सब लोग मिलकर ही लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो लगातार इन्होंने भेदभाव पैदा करना और यहाँ के इतिहास को बदनाम करना, और बाद में भी जब सरकार आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने भी लगभग इनकी नीतियाँ वो जारी रखी। तो दोस्तों, आज जो है इतना ही आपसे बातचीत करेंगे। तो सब हम हिंदू धर्म के लोग और बाकी जितने भी हमारे इंडिजिनस यहाँ के धर्म है, स्वदेशी धर्म है, सिख हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, तो हम मिलके अपनी संस्कृति, लगभग हमारी एक जैसी संस्कृति है, सेम संस्कृति है, मिलके आगे बढ़ेंगे तो ना केवल हमारा कल्याण होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी वो ज्ञान और वो संस्कार, वो परंपरा, विरासत हम दे के जाएंगे जिसके लिए वो पीढ़ियां हमारी आभारी रहेंगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगली बार आपसे किसी और विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।